Today our lecture is about anesthetics from the pharmacology of third semester Lippincott. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में और फिर उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो कोर्स की या इस टॉपिक या इस लेक्चर के आउटलाइंस हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स होगा, फिर उसके साथ एडजुवेंट्स जो डिस्कस होते हैं, जो एडिशनल मेडिसिन होती हैं वो भी डिस्कस होंगी थोड़ी बहुत। फिर एक जनरल मैकेनिज्म होगा जनरल एनेस्थेटिक्स का कंबाइन, उसमें दो तरीके हैं, एक गाबा और दूसरा एनएमडीए का, ये दोनों जिक्र होंगे। जो मेजर जनरल एजेंट्स हैं एनेस्थेटिक्स की, जनरल एनेस्थीसिया यानी जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्लीट बेहोशी कहते हैं, वो वाले एजेंट्स, उनका मैकेनिज़्म, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, साइड इफ़ेक्ट्स और उनकी एडवर्स इफ़ेक्ट की, अगर जो मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनको मैनेज करना हो तो उसका जिक्र किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आएगा लोकल एनेस्थेटिक, फिर मेजर लोकल एनेस्थेटिक्स की बात होगी, फिर मेजर लोकल एनेस्थेटिक या उनकी जो या मसल रिलैक्सेंट उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उनको मैनेज करना। तो ये 6 सेक्शंस होंगे। हम सेक्शंस वाइज इसको डिस्कस करेंगे और लेक्चर भी सेक्शन वाइज ही अपलोड होगा। ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन जो है कि एनेस्थीसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई जनरल एनेस्थीसिया क्या है और लोकल क्या है। ठीक है। सो जनरल एनेस्थीसिया में ये होता है कि हम तीन किस्म का एक ट्राइएट क्रिएट करते हैं, जिसमें ये किया जाता है कि हिप्नोसिस या सिडेशन जो है वो काज की जाए, साथ में मसल भी रिलैक्स्ड हो, साथ में ये हो कि एमनीजिया हो। एमनीजिया मतलब ये है कि याददाश्त का खो जाना उस वक्त के लिए जिस वक्त से जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट होता है। ये तीन एक ट्राइड होता है जनरल एनेस्थीसिया का। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया का है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि मसल रिलैक्स्ड हों, कुछ हद तक रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में हम मसल रिलैक्सेशन करते हैं। इस वजह से जनरल एनेस्थीसिया के लिए ये ट्राइड बनाया जाता है। ठीक है। सो इसके अलावा जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें आते क्या क्या हैं, वो हैं आपके पास दो किस्म के। एक होते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स और दूसरे होते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशनल नाम से ज़ाहिर है कि वो बाय द रूट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट उसके थ्रू जाएंगे, जबकि इंट्रावीनस जो हैं वो बाय द रूट ऑफ आईवी जाएंगे, जिसमें हमारे पास प्रोपोफॉल, केटामीन, थायोपेंटाल, एथोमिडेट ये शामिल हैं। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स का क्या काम होता है कि अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों काज क्या करते हैं, रिवर्सिबल चेंज काज करते हैं। या तो वो मोस्टली मेटाबॉलिज्म के थ्रू रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, या स्पॉन्टेनियसली रिवर्स हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम दें, जो मेडिसिन अनचेंज होती है वो या तो किडनी या लीवर या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, उसके थ्रू जो है एलिमिनेट हो जाती। ठीक है। सो तो इस और ये होती क्या है, सारी रिवर्सेबल होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती। सो इफ़ इट वर परमानेंट, सो वी वुड नॉट कॉल इट एनेस्थीसिया, इट वुड बी causing them to go to the coma or death. So लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या है कि ब्लॉक्स करता है किस चीज़ को, जो कंडक्शन पाथवे है नर्व का। आपको पता है कि कंडक्शन पाथवे में क्या होता था कि सोडियम चैनल्स होते थे, उसके थ्रू सोडियम या तो जंपिंग करता था या थ्रू आउट जो है मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है वो पास होता था, और आपका जो एक्शन पोटेंशियल था या जो नर्व इम्पल्स था वो क्या करता है, ट्रेवर्स करता था, या तो माइलिनेटेड शीट में या अनमाइलिनेटेड में। माइलिनेटेड में साल्टेटरी कंडक्शन होती थी, जबकि अनमाइलिनेटेड में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिसेप्टर से दूसरा तीसरा इस तरीके से फैलता जाता था। सो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते थे, लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं इस पाथवे को स्टॉप करते हैं। इसको डिटेल में फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली दे डू इट, लेकिन अ कॉमन सेंस इज दिस वन।
ठीक है। इसमें ये होता है कि लोकल एनेस्थेटिक एक स्पेसिफिक एरिया में जो है डिसेंसिटाइजेशन काज करते हैं, जबकि जनरल एनेस्थेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसेंसिटाइजेशन काज करते हैं या डी एक्साइटमेंट काज करते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन को ख़त्म करते हैं। सो लोकल एनेस्थेटिक में फिर दो ग्रुप्स हैं, एक ईस्टर्स है बाय द केमिकल स्ट्रक्चर और दूसरा अमाइड्स हैं अगेन बाय द केमिकल स्ट्रक्चर्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द रूट के अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास बहुत किस्में हैं, वो फिर हम आगे जाके बात कर लेंगे। ईस्टर्स में से आते हैं प्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन। ठीक है, मेटाबोलाइज बाय प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज, इनके थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। जबकि अमाइड्स जो होते हैं वो उसमें लाइडोकेन है सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला, ब्यूपीवीकेन सेकंड नंबर पे यूज़ होने वाला, फिर रूपीवीकेन है। सो ये सारे जो होते हैं एमाइड्स, दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। ठीक है। अब हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें हम पहले जनरल एनेस्थीसिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एनेस्थीसिया के फेजेस हैं और स्टेजेस हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरलाइज्ड होगा। फिर मेजर एजेंट्स जो इस्तेमाल होंगे उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स और उनके जो हैं क्या कहते हैं एडवर्स इवेंट्स। और एडवर्स इवेंट्स में कोई मेजर रिस्क जो है उसको फिर हमने कैसे मैनेज करना होता है, या कोई अगर हमसे डोज ज़्यादा हो जाए तो एंटीडोट क्या होगा, तो उस पर डिस्कस होगा। ठीक है। तो बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया को तीन फेजेस में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेजेस आते हैं। अब वो भी मैं बताऊंगा कि स्टेजेस कौन से फेज में आते हैं। तो जो फेजेस होते हैं वो हैं इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी आर रिकवरी। ठीक है, इमरजेंसी नहीं, इमरजेंस आर रिकवरी। सो इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन वो फेज़ है जिस जगह पे हम आईवी एनेस्थेटिक लगा रहे होते हैं या इनहेलेशनल एनेस्थेटिक दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाए, उसके मसल रिलैक्स्ड हो जाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी वो ट्यूब जो ट्रेकिया में पास की जाए ताकि पेशेंट जो है वो सांस ले सके। अब ये फेज़ होता है इंडक्शन का। लेकिन ट्यूब पास करना बात की बात है, ट्यूब से पहले मसल रिलैक्स काज करना, सेडेट करना पेशेंट को, एमनीजिया काज करवाना, वो इनहेलेशनल के ज़रिए से हो ये तीनों चीज़ें या आईवी के ज़रिए से, इसको इंडक्शन कहते हैं। ये पहला फेज़ होगा। जैसी इंडक्शन हो जाती है नेक्स्ट फेज़ आ जाता है आपका मेंटेनेंस। इंडक्शन और मेंटेनेंस के दरमियान इंट्यूबेशन का फेज़ होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिर बात आपके तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। मेंटेनेंस में क्या होता है? मेंटेनेंस में होता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया है, अब पेशेंट की रिस्पिरेशन जो है वो एनेस्थीसिया के हाथ में है, तो यहाँ पे पेशेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है वाइटल साइंस की, जिसमें ईसीजी है, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी एक्सपायरेशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में फिर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग है। इसके अलावा बाईस्पेक्ट्रल एनालिसिस है जिसमें हम ब्रेन वेव्स को समझते हैं, जैसे ईसीजी है वैसे ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ज़रूरत पड़ने पे हम वो भी देखते हैं। रिस्पिरेटरी मैकेनिक्स को देखा जाता है, और फिज़िकली पेशेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं उनको फिज़िकली भी हम देखते हैं, और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, एनेस्थेटिक्स को एडजस्ट करते हैं। वो आईवी एनेस्थेटिक्स हों या वो आईवी मसल रिलैक्सेंट हों या वो आईवी एनाल्जेसिक्स हों, पेन किलर्स, या कोई और एडजुवेंट मेडिसिन हो जिसमें एट्रोपिन, इमरजेंसी की मेडिसिन आ गई वो, और एंटीबायोटिक्स हो गए, वो सारी चीज़ों उस हिसाब से देखी जाती हैं। ठीक है। और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को भी मैनेज किया जाता है, रिस्पायरेटरी रेट को चेंज करना, रिस्पायरेटरी डेप्थ को चेंज करना, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड चेंजेस इन द पेशेंट बाय वाइटल साइंस एंड बाय फिजिकल साइंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है थर्ड फेज, वो इमरजेंस एंड रिकवरी कहलाता है। अब इमरजेंस एंड रिकवरी, इमरजेंस क्या होता है? ये वो फेज होता है जिसमें आपने एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आप आईवी एनेस्थीसिया दे रहे हैं, टोटली आईवी है, इसको बोलते हैं टीवा, TIVA, टोटल आईवी एनेस्थीसिया। हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया में फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे टोटल आईवी एनेस्थीसिया है, और एक कंबाइंड आईवी एंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया। ये बेसिकली नॉर्मल लफ्ज़ में इसको हम GA बोलते हैं।
टीवा में ये होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस जो है वो हम पेशेंट को सप्लाई नहीं करते, वो टीवा होता है, टोटल आईवी एनेस्थीसिया। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी तरीक़ाकार हो, वो टोटल आईवी एनेस्थीसिया हो, वो कंबाइन आईवी एंड इनहेलेशनल हो, या सिर्फ इनहेलेशनल इंडक्शन हो। ठीक है। तो इनको अब जब डिसकंटिन्यू कर लेते हैं तो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता अपने जो होशो हवास हैं उनको बहाल करने लगता है, जिसमें उसकी सबसे पहले मसल की ट्विचेस स्टार्ट होती हैं जो सबसे कॉमनली हमें विजिबल होती हैं आईब्रोज पे, लिप्स के सर्कुलर मसल्स पे, फिंगर टिप्स समटाइम्स। कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस दौरान, इमरजेंस के दौरान। ठीक है ना। पेशेंट की रिफ्लेक्सेस आने लग जाते हैं और पेशेंट का जो रिस्पायरेटरी मैकेनिक्स है वो चेंज होने लग जाता है। ठीक है। तो ये इमरजेंस होती है। अब रिकवरी क्या चीज़ है, इमरजेंस जैसी ख़त्म होती है रिकवरी शुरू हो, ये रिकवरी का फेज़ शुरू हो चुका है। अब इमरजेंस में समटाइम्स हमें होता है कि हमने अभी प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, तो हम दोबारा क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल डोजेस दे देते हैं ताकि पेशेंट की एनेस्थीसिया की डेप्थ को मेंटेन किया जा सके। डेप्थ पे बात होगी कि डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है। हम दोबारा पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर लेते हैं, उसकी बेहोशी को मजबूत कर लेते हैं, इसको डेप्थ बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें इमरजेंस के दौरान सर्जरी कंटिन्यू नहीं करनी, हमने सर्जरी ख़त्म कर ली है, तो हम क्या कर लेते हैं, रिकवरी फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। रिकवरी फेज़ में क्या होता है कि पेशेंट के तमाम रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का रिवर्सल दे देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट जो है अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को मेंटेन कर पा रहा है। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग से मतलब ये है कि पहले पहले तो पेशेंट की ब्रीथिंग हमारे हाथ में थी, अब पेशेंट खुद ब्रीथिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, कितने तक मेंटेन कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम कितना मेंटेन करना चाहिए, वो हम देखते हैं एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर। ब्लड प्रेशर को भी देखते हैं, हार्ट रेट को भी देखते हैं, और रिफ्लेक्सेस को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि कोई डिलेड रिएक्शन नहीं है। डिलेड रिएक्शन से मतलब ये है कि आप उसको पिंच करते हो नोज़ पे, ये नोज़ की जो सेप्टम है इस पे पिंच करते हो, या ईयर के लोब्स पे पिंच करते हो, या मिनिवियोस्टर्नम पे नकल्स रख के प्रेस करते हो और उसको शेक करते हो। अगर उसके रिस्पॉन्सेज इसके इन चीज़ों के लिए डिलेड नहीं है, और ये बाकी पैरामीटर्स भी पूरे हैं, और पेशेंट जो है इनको कुछ हद तक मेंटेन कर पा रहा है, उस हद तक मेंटेन कर पा रहा है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा, तो इसको रिकवरी कहते हैं। अब फिर रिकवरी में पेशेंट को ले जाया जाता है रिकवरी रूम, वहाँ पे 10-15-20 मिनट रहता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वाइटल साइंस और फिजिकल साइंस सबको देख के। जब पेशेंट फुली रिकवर हो जाता है तो उसको हम वार्ड भेज देते हैं। ठीक है। फर्दर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए, या अगर ज़रूरत पड़े रिकवरी रूम ना आए और पेशेंट को हमने क्या करना है, सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहा क्योंकि सिवियर कोई मसला था, अ, ऐसा मसला था जिसको पोस्ट ऑपरेटिवली हमने भेजना था आईसीयू, तो वो के पेशेंट रिकवरी रूम नहीं जाते, वो इमरजेंस में नहीं जाते, वो मेंटेनेंस के दौरानिए में ही जैसी सर्जरी डिसकंटिन्यू हो जाती है, एनेस्थेटिक्स हम भी बंद कर लेते हैं, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स हमने उसको सर्जिकल ओटी से या ओटी से हमें उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होता है इनटू द आईसीयू। ठीक है, ये तरीक़ाकार होता है। अब इस तरीके से जैसे इंडक्शन है, मेंटेनेंस है, ये एनेस्थीसिया के फेजेज हैं। इसके अलावा सर्जरी के फेज हैं जिसे प्री ऑपरेटिव बोलते हैं, उसमें प्री एनेस्थीसिया भी शामिल है, प्री मेडिकेशंस भी शामिल है, वो भी एनेस्थीसिया का हिस्सा है, इंडक्शन से पहले वाली बातें हैं। ठीक है। इंडक्शन जब स्टार्ट हो जाती है रिकवरी तक ये इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ होता है, रिकवरी जब स्टार्ट हो जाती है और बाद तक ये पोस्ट ऑपरेटिव। ये हमारे पास 72 घंटे भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का एनेस्थीसिया हुआ था, कितनी देर तक एनेस्थीसिया हुआ था। ठीक है। सो प्री ऑपरेटिव जिसमें सर्जिकल प्री एवालुएशन है और एनेस्थीसिया प्री एवालुएशन है, और फिर प्री मेडिकेशन है, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर प्री मेडिकेशन है। प्री मेडिकेशन क्या होती हैं, वो ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, वो आगे एडजुएंट्स में हम एक एक को डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए एनेस्थीसिया को स्मूथ करे। फिर इंडक्शन फेज आ जाता है, वो आप डिस्कस हो गया, फिर मेंटेनेंस आ जाता है, फिर इमरजेंस एंड रिकवरी है, और उसके बाद फिर पोस्ट ऑपरेटिव है। ये जो सामने आपके लिखे हैं इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड इमरजेंस, ये इंट्रा ऑपरेटिव में आते हैं।
अब हमारे पास आता है 4 स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया से मतलब है कि हमारा जो एनेस्थीसिया है उसका लेवल कितना है, कितनी डीप है, मतलब ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस हो गई है या अभी पेशेंट में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस बाकी हैं, तो इसको समझने के लिए। सो जैसे ही इंडक्शन स्टार्ट होती है तो यहीं से हमारा जो है स्टेजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज आएगा एनाल्जेसिया स्टेज आएगा, फिर एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम है, फिर थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया, और फिर मेडुलरी पैरालिसिस है। ठीक है, कॉन्शियसनेस कम हो जाए, पेन। अच्छा, इसमें क्या होगा, एनाल्जेसिया के जो स्टेज है इसमें पेशेंट अभी अवेक है लेकिन पेन की सेंसेशन हमने कम कर दी है। दैट मीन्स कि हमने एनेस्थीसिया से पहले एनाल्जेसिया दे दी। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इंडक्शन टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फेज, ये स्टेज एनाल्जेसिया कहलाता है। सो इंडक्शन से हमने स्टार्ट किया, अभी भी पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं हुई, यानी हमने सबसे पहले एनाल्जेसिक मेडिसिन देनी है, फिर उसके बाद हमने क्या देनी है, एनेस्थेटिक देनी है। तो ये फेज स्टेज क्या होगा, एनाल्जेसिया का होगा। इंडक्शन से स्टार्ट होगा, कॉन्शियसनेस ख़त्म होने तक स्टेज 1 रहेगा। स्टेज 2 में क्या है, एक्साइटमेंट है एंड डिलीरियम है। डिलीरियम क्या होता है, एक्साइटमेंट तो सबको पता है, डिलीरियम जो होता है वो एजिटेशन कहलाती है, या ऐसी स्टेट जिसमें बंदे को कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभी जो है एग्रेसिव स्टेट बनता है, गुस्से वाला स्टेट बनता है, या किसी चीज़ पे एग्रेसिवनेस आती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रेज हो सकता है, हाइपरटेंशन भी, यानी ब्लड प्रेशर रेज होगा तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन ही कहलाएगी। और इसके अलावा जो है रिस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये वो फेज़ है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन मोमेंट अभी भी हैं, रिफ्लेक्सेस अभी कुछ मौजूद हैं, तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी जिसको एजिटेशन कहते हैं, इरेगुलर ब्रीथिंग होगी, रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और वॉमिटिंग के चांसेस इस केस में ज़्यादा होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि प्री मेडिकेशन एनेस्थेटिक्स नहीं होती, लेकिन वो एनेस्थीसिया में को स्मूथ रखती हैं। अब वॉमिटिंग हमारे लिए रिस्क है, तो हमारी प्री मेडिकेशन में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वॉमिटिंग को या नोजिया को प्रिवेंट करती हैं। सो स्टेज 2 में क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, डिलीरियम होगा। स्टेज 3 है, ये वो फेज़ है जिसमें हम, ये वो स्टेज है जिसमें हम यानी एनेस्थीसिया वाले सर्जन को बोल देते हैं कि भाई यू कैन प्रोसीड विद यूर सर्जरी। ठीक है, लेकिन उसमें भी 4 सब प्लान्स हैं, उस प्लान्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एनेस्थीसिया वालों का काम है। सर्जिकल एनेस्थीसिया जब अचीव हो जाता है, इसमें रिस्पिरेशन रेगुलर हो जाती है, रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, और टारगेट प्लान ऑफ सर्जरी जो है वो इसी में आ जाता है। ठीक है, टारगेट प्लान ऑफ सर्जरी जो है 4 प्लान्स हैं, उसमें थर्ड प्लान जो है वो हमारे लिए क्या होता है कि सर्जिकल होता है, जिसमें हम सर्जन को बोल देते हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोबारा आते हैं, इसको थोड़ा सा समरी देता हूँ फिर आगे जाता हूँ, ये लास्ट पे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समरी ये है कि हमारे पास सबसे पहले जो हैं क्या होते हैं कि इंडक्शन से पहले एक फ़ेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव फेज़, जिसमें प्री एनेस्थीसिया एंड प्री सर्जिकल एवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन होती है और प्री मेडिकेशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, हम पेशेंट को ओटी ले आते हैं इंडक्शन रूम, वहाँ पे इंडक्शन हो जाती है। ठीक है, इंडक्शन में हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 2 से हम स्टेज 3 चले जाते हैं। स्टेज 3 के अंदर 4 फेजेज हैं, 1 2 3 एंड 4 प्लान्स हैं। इसमें स्टेज 3 के अंदर थर्ड प्लान जो है, ये बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास, इस प्लान में हम सर्जन को बोल देते हैं कि भाई आप अपनी सर्जरी अब कंटिन्यू या शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज 3 के बाद हमारे पास फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। अब अगर आपसे डोज कभी कभी ज़्यादा हो गई, इन केस ड्यूरिंग दिस अचीविंग स्टेज 3 आपसे डोज ज़्यादा हो गई, तो पॉसिबल है कि क्या हो जाए, ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया यानी मेडुलरी पैरालिसिस, जो पैरालिसिस मेडुला ऑब्लोंगेटा से है वो हो जाए। अब मेडुलरी पैरालिसिस में इसमें काफ़ी डिस्कस हो चुके हैं कि हमारे पास कार्डियो एक्टिवेटरी और इनहिबिटरी सेंटर्स हैं, रिस्पिरेटरी सेंटर्स भी हैं, इमेटिक सेंटर्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिवियर रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो जाती है,
जिसकी वजह से आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ता है। वेंटिलेटरी सपोर्ट से मतलब ये है कि अब पेशेंट जो है वो अपनी सांस मेंटेन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सांस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। आपने इसको मस्ट जो है वेंटिलेटर पे चढ़ाना। वेंटिलेटर पे चढ़ाने से मतलब ये है कि आपने ईटीटी पास करनी होगी, ऑलरेडी हमने पास की होती है, सर्जिकल स्टेज में हमने ऑलरेडी पास की होती है। लेकिन मेडोरली पैरालिसिस ये है कि आपसे पेशेंट या तो कोमा में गया या शॉक में या अरेस्ट में, इसमें चला जाता है, जो हमारे लिए एक किस्म से कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। हमने ये कॉम्प्लिकेशंस बचानी है, तो इस वजह से हमें स्टेज 3 में पहुंचने के लिए डोज की प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, हमें ज़बरदस्ती टाइट्रेशन करनी होती है कि सही डोज हो, ज़्यादा ना हो जाए, पेशेंट के वेट, पेशेंट के एज, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। चलें, अब स्टेज 3 से फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेज 3 के ख़त्म होने पे फेज़ 2 स्टार्ट होता है। अब फेज़ 2 के ख़त्म होने पे अब हम सर्जरी ख़त्म कर रहे हैं, तो इमरजेंस एंड रिकवरी। लेकिन अगर सर्जरी ख़त्म नहीं हो रही तो पेशेंट किस में चला जाएगा? इन केस सर्जरी ख़त्म हो गई है लेकिन पेशेंट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में था, और जिसके लिए हमने पहले से प्लान किया था कि ये पेशेंट आईसीयू, एचडीयू, सीसीयू या वट एवर टाइप ऑफ हायर डिपेंडेंसी यूनिट जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम भेजते देते हैं भाई जनाब, किस में, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे भेज देते हैं। किस जगह भेज देते हैं? वेंटिलेटरी सपोर्ट पे। ठीक है, सो ये है जनरल एनेस्थीसिया का एक स्कीमेटिक्स। नेक्स्ट है हाउ जनरल एनेस्थीसिया वर्क्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दो प्राइमरी रिसेप्टर पाथवेज हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, एक को ये इनहिबिट करेंगे, एक को ये एक्साइट करेंगे या सेंसिटाइज करेंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स को। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपके पास ग्लाइसिन इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं स्पाइनल मोटर नर्व्स में, और इसके अलावा पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेटरी करंट्स ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, इस जगह पे भी काम करते हैं। किसको इन्हेंस करते हैं? इनहिबिटरी रिस्पॉन्सेस को इन्हेंस करते हैं, एक्साइटेटरी रिस्पॉन्सेस को डिक्लाइन करते हैं या इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा आजकल भी यही डिस्कस हो रहा है कि एक कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर, वैसे तो दो हैं मेजर, दो स्पेसिफिक, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स मल्टीपल रिसेप्टर्स पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो सबसे कॉमन ट्रैक्स हैं वो दो हैं, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर और एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिज्म। गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर पोटेंशिएशन होगी, जबकि एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर की एंटागोनिज्म होगी। इस तरीके से जो है आपकी मेडिसिन जो है, सॉरी ड्रग्स जो हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। अब आते हैं गाबा पे, गाबा ए रिसेप्टर्स पे। होता क्या है कि एनेस्थेटिक बाइंड होता है गाबा ए रिसेप्टर पे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है उसको सेंसिटाइज करेगा, उसके लिए सेंसिटाइज करेगा, ताकि गाबा ए ज़्यादा से ज़्यादा गाबा को रिसीव कर सके, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड को रिसीव कर सके। जैसे ही वो अटैच होते हैं, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड उसके साथ अटैच होते हैं सेंसिटाइजेशन के बाद, क्लोरीन इनफ्लक्स नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और आपको ये बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि क्लोरीन की इनफ्लक्स ज़्यादा होगी तो क्या स्टेट डेवलप होगी, हाइपर पोलराइज स्टेट। अब हाइपर पोलराइजेशन में एक्साइटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं? जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होती है प्रोपोफॉल, सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली कार्डिक सर्जरी में एथोमिडेट। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियसली इस्तेमाल होने वाली बारबिचुरेट्स हैं जिसमें थायोपेंटाल सोडियम है। ठीक है, वोलाटाइल एजेंट्स में हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, ये सारे जो हैं कौन से रूट को इख्तियार करते हैं, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर की पोटेंशिएशन को। जबकि जो इसको फॉलो नहीं करते, जबकि एनएमडीए एंटागोनिज्म को फॉलो करते हैं, वो क्या क्या है, आपके पास केटामीन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अब हमारे पास एनएमडीए का क्या तरीक़ाकार है? एनएमडीए का ये है कि इट वुड
एनेस्थेटिक ब्लॉक्स जो एनेस्थेटिक एनएमडीए पे एक्ट करते हैं, जैसे केटामीन और नाइट्रस ऑक्साइड। वैसे नाइट्रस ऑक्साइड आप इसको एनेस्थेटिक कम बोलोगे, इसको एनाल्जेसिक ज़्यादा बोलोगे। सिमिलरली केटामीन को भी एनेस्थेटिक कम बोलोगे, एनाल्जेसिक ज़्यादा बोलोगे। लेकिन फिर भी हम इनको एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पोटेंसी डिफरेंस है। बाकी ये एनेस्थेटिक्स हैं, पर पोटेंसी डिफरेंसेस की वजह से हम एक टर्म लेते हैं कि दीज बोथ आर केटामीन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बोथ आर पोटेंट एनाल्जेसिक्स एंड लेस पोटेंट एनेस्थेटिक्स। ठीक है, सेडेशन काज करते हैं, लेकिन इनकी एनाल्जेसिया मजबूत है सेडेशन की निस्बत। सो और एनेस्थेटिक्स क्या करेंगे, ये वाले केटामीन और नाइट्रस ऑक्साइड एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर चैनल उसको ब्लॉक करेंगे। जो मेन एक्साइटेटरी रिसेप्टर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि प्रिवेंट्स कैल्शियम इनफ्लक्स एंड ब्लॉक्स एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन। ये तो क्लियर बात है, जब कैल्शियम इनफ्लक्स बंद होगा कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ऑलरेडी आपकी एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन उनकी ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसमें केटामीन जो है वो किस टाइप का एनेस्थीसिया काज करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ये वाली मेडिसिन कंप्लीट एनेस्थीसिया काज करते हैं, जबकि केटामीन जो है वो डिसोसिएटिव काज करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हो आप लोग, और ये जो है एनाल्जेसिया प्लस ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करने में ज़्यादा काम आता है। लेकिन केटामीन जो है ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया काज करता है। वजह ये है कि केटामीन आपके जो सबकॉन्शियस है उसको क्या कर लेता है, बंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ उसका जो पाथवे है विद योर मोटर साइकोमोटर का कॉम्बिनेशन उसको ब्रेक कर देता है। अब होता यह है कि केटामीन में आपका जो लिम्बिक सिस्टम में जो ड्रीमिंग सेंटर या है सेंटर्स है जहाँ पे थॉट्स या इमेजिनेशन बनती हैं, वो तो एक्टिव रहता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर केटामीन की वजह से पेशेंट के जहन में एक ख्यालात बन रहे होते हैं, एक शीश महल बन रहा होता है, काफ़ी हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं, ऐसी टाइप की इमेजिनेशन बन रही होती है कि उसे रियल लगती है। एंड एनी इमेजिनेशन दैट इज़ नॉट रियल बट सीम्स रियल, मतलब कोई इमेजिनेशन रियल ना हो लेकिन लग ऐसे रहो कि आपके साथ रियल में हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। सो केटामीन इस टाइप का हेलुसिनेशन काज करता है। यही वजह है कि केटामीन के एनेस्थीसिया से जब पेशेंट जागता है तो वो फिर ऑल फोल पता नहीं कहानियाँ बना रहा होता है और आप उसके फिर वायरल वीडियोस बनाते हो। ठीक है, ये वायरल वीडियोस बनाना एथिकली गलत है। इस टाइप की वीडियोस बनाना कि पेशेंट की जो है आपने वीडियो बनाई है और वो ओल फोल बकवास कर रहा है और आपने उसको अपलोड किया हो, ये एथिकली गलत है। ठीक है, इनहेलेशनल वर्सेस इंट्रावीनस एजेंट्स, डिफरेंस क्या है, रूट्स का, ऑनसेट का, की पैरामीटर्स और टिपिकल यूज़ क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। इनहेलेशनल में टिपिकली हम इनको मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि एनेस्थीसिया हमने दे दी है पेशेंट को, अब पेशेंट जो है वो हम देखते हैं कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमसे जाग ना जाए, उसका रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा कम ना हो जाए। हम पेशेंट को एनेस्थीसिया में स्टेबल रखना चाहते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके मसल रिलैक्सेशन, उसकी रिस्पिरेशन, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके बाकी तमाम सिस्टम, इनको हम एक ख़ास लिमिट पे मेंटेन रखते हैं ताकि ये एग्जेजरेट ना हो और ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ जाएं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। सो ऑनसेट क्या होगा, इनहेलेशनल का स्लोअर है, आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली मतलब तरतीबवार उठता है। लेकिन इसकी जो डोज कैलकुलेशन है वो टाइट्रेशन के थ्रू की जाती है, और टाइट्रेशन क्या होगी, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। ये एक डिवाइस होती है, उसे बोलते हैं हम वेपोराइज़र बोलते हैं। वेपोराइज़र के ऊपर लिखा होता है परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके ज़रिए से हम उसकी जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमने ये बात की थी कि इंट्रावीनस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर इफ़ेक्टिव डोज। इसी तरीके से इनहेलेशनल का मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन जो है ये इफ़ेक्टिव डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंट्रावीनस का बहुत रिपिड है। इंट्रावीनस जो है तकरीबन 10 से सॉरी 10 से लेकर 30 सेकंड के अंदर जो है अ, असर शुरू कर लेते हैं, जबकि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक समटाइम्स टेक्स मिनट्स। ठीक है,
1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट इस तरह से कभी कभी ले लेते हैं। वैसे इंट्रावीनस को हम इंडक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनहेलेशनल को मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो अन कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब मेंटली सेट नहीं होते, या बच्चे होते हैं, या अलाउ नहीं कर रहे होते आपको कि आपको इंजेक्शन दें। उनके लिए फिर हम इनहेलेशनल रूट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेलोथेन इस्तेमाल होता है और सेवोफ्लोरेन एज इंडक्शन एजेंट। वैसे तो मेंटेनेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंडक्शन के तौर पे भी सर्टन पॉइंट्स में हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? चूंकि हेलोथेन और सेवोफ्लोरेन इनका जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, वो अच्छी है, अच्छी ऑर्डर है इनकी, जबकि आइसोफ्लोरेन और जो है पंजेंट है। सो हेलोथेन और सेवोफ्लोरेन ये ना तो ब्लड प्रेशर को रेस करेंगे, ना ही पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा। तो हेलोथेन और सेवोफ्लोरेन को इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मेंटेनेंस के लिए भी। अलबत्ता इंट्रावीनस तमाम जो हैं इनको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इंडक्शन के लिए। यस, जब आपके पास इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स किसी के लिए ख़तरनाक हों, जैसे लीवर हेपेटाइटिस है, उसमें इनहेलेशनल ज़्यादातर देर के लिए हम नहीं लगा सकते, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि टोटल आईवी एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फिर प्रोपोफॉल को इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन दोनों को कंबाइन करके कीटोफॉल बना लेते हैं, तो वो भी इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक हिंट दी गई है कि लोअर मैक इज इक्वल टू मोर पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट्स, यानी अगर मैक कम है, मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन कम है, तो इनहेलेशनल एजेंट्स मजबूत होंगे। ठीक है। होता क्या है कि वो गैस आपकी एल्विलाई में वो कंसंट्रेशन जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कर सके, अनकॉन्शियस स्टेट में ले जा सके। 50% ऑफ द पेशेंट्स से मतलब ये नहीं कि एक पेशेंट को 50%, नहीं। आपके पास, आपने एक सैंपल लिए, 50 बंदे हैं आपके पास, उन 50 में से 25 बंदों पे 10 mg की कंसंट्रेशन, या 10% जो है, 25 लोग जो हैं उसको हमने 10 mg की कंसंट्रेशन दी और वो 25 लोग उसी पे बेहोश हो गए। तो ये 10 mg जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रही है, सेडेट कर रही है, अनकॉन्शियस कर रही है। तो ये हमारे लिए मैक कहलाती है। अब मैक जो है वो परसेंटेज में होती है मोस्टली, या प्रोपोर्शंस में होती है, इसको एमजीज में हम नहीं लिखते। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन है क्या चीज़, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, दोबारा है। यूज्ड एज अ डोज कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन एडजस्टमेंट ऑफ वोलाटाइल। जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं सिवाय नाइट्रस ऑक्साइड के, उन तमाम को हम वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं। इनके लिए स्पेशल डिवाइस यूज़ की जाती है सिवाय नाइट्रस ऑक्साइड के। बाकी तमाम के लिए आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, हेलोथेन, ये 5 हैं। इनके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है वेपोराइजर। ठीक है। उसमें लिखा होता है कि कितने परसेंट है, परसेंट बाय वॉल्यूम उसके ऊपर लिखा होता है, 1%, 2%, 8%, 5%, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि आप जो पेशेंट को फ्रेश गैस दे रहे हैं, ऑक्सीजन या एयर, मेडिकल एयर, उसमें कितने परसेंट वोलेटाइल एनेस्थेटिक या इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं। ठीक है। ये मैक नहीं होता। अब मैक कब बनता है? मैक तब बनता है जब पेशेंट के एल्वुलाई में वो कंसंट्रेशन या परसेंट बाय वॉल्यूम चली गई और उसने सेडेशन काज कर दी, वो मैक कहलाती। 50% ऑफ पॉपुलेशन से मतलब अगेन वही है कि आपने 100 या 50 बंदे लिए, 50 में से 25 बंदों पे एक ख़ास परसेंट ऑफ बाय वॉल्यूम काम कर गई है, तो वो ख़ास परसेंट बाय वॉल्यूम हमारे लिए क्या हो जाती है? मैक। और ये आपकी एल्वुलाई की अंदर की कंसंट्रेशन का जिक्र होगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन, अब नेक्स्ट बात जो है अपटेक है। वैसे तो आईवी का तो आसान है कि बस आईवी में लग गया, बायो अवेलेबिलिटी हो गई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डेवलप हो गई, तो आपने कहा कि भाई बस हमारे पास इफेक्ट शुरू हो चुका है। ठीक है। जबकि इनहेलेशनल के लिए जो पैरामीटर स्टार्ट होता है वो है मैक,
और मैक कहाँ से बनता है? विंडो कहाँ पे? एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के आसपास वाली ब्लड वेसल्स। सो इन दोनों में आपने पार्शियल प्रेशर को देखना है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर और जो एल्वियोलाई के पास वाली ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने एल्वियोलाई से मेडिसिन को रिसीव या ड्रग्स को रिसीव करना है, उन दोनों के दरमियान पार्शियल प्रेशर। किस चीज़ का पार्शियल प्रेशर? चूंकि आपको पता है डिफ्यूजन जो है वो थ्रू द मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। एल्वियोलाई में वोलेटाइल एनेस्थेटिक का पार्शियल प्रेशर कितना है और ब्लड में वोलेटाइल एनेस्थेटिक का पार्शियल प्रेशर कितना है, इस पे डिपेंडेंसी होगी। अब जब तक ये पार्शियल प्रेशर दोनों का इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, आप इसको ऑप्टिमल पार्शियल प्रेशर नहीं कह सकते। हमने एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान एनेस्थेटिक्स जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लेकर आना है। वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो ही ब्रेन में इजीली ट्रांसफर होगा। इस वजह से इसको बोलते हैं ऑप्टिमल पार्शियल प्रेशर इन ब्रेन। अब जो इक्विलिब्रियम हम अचीव करना चाहते हैं वो अब मजीद फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जिसमें सबसे पहले एल्वियुलर वॉशिंग। वॉशिंग का क्या मतलब होता है कि लंग्स के अंदर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक विद फ्रेश गैस जा रही है। ठीक है। अब नॉर्मल गैसेस की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो आपकी लंग्स में है वही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल्वियुलर वॉशिंग की। मतलब जितनी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी उतना ही आपका एल्वियुलर वॉशिंग ज़्यादा होगा। ठीक है। और वॉशिंग डिक्रीज कब होगा? अगर आपका एक्सपायरेशन ज़्यादा है। ठीक है। एनेस्थेटिक अपटेक से मतलब क्या है? मतलब ये है कि रिमूवल टू पेरिफेरल टिश्यू अदर देन ब्रेन। मतलब ब्रेन तक कभी नहीं पहुंचा लेकिन ब्लड से आपकी एनेस्थेटिक्स जो हैं वो बाकी टिश्यूज रिसीव कर रहे हैं। अब वो टिश्यू क्यों रिसीव कर रही हैं वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। उसके लिए होता है सॉल्युबिलिटी पार्टीशन कोफिशिएंट। ब्लड बाय गैस सॉल्युबिलिटी पार्टीशन कोफिशिएंट है, लिपिड बाय गैस सॉल्युबिलिटी पार्टीशन कोफिशिएंट है। हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं ब्लड बाय गैस को आपके लेवल पे। एनेस्थीसिया वालों के लिए फिर अलग फिजिक्स में फिर अलग से डिस्कस होगा, वो फोर्थ सेमेस्टर में। ब्लड बाय गैस सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट जो है indicates solubility of gas in blood divided by the same gas in alveolar medium। ठीक है। यानी वो गैस जो एल्वियुलर मीडियम में कितनी सॉल्युबल है और ब्लड में कितनी सॉल्युबल है। सो ब्लड बाय गैस ये बनेगा आपका इस तरह से, यानी हम जो वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीजन हो रही है वो क्या हो रही है? सॉल्युबिलिटी इन ब्लड डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी इन एल्वियोलाई, जिसको हमने गैस का नाम दिया। सो अगर ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम है तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है। सो द हायर द solubility in the blood, the higher blood by gas coefficient, indicating more solubility in blood, slower achieving of equilibrium। ब्लड में soluble से मतलब ये है कि वो डिजॉल्व हो रहा है वहाँ पे। आपका पार्शियल प्रेशर आपकी एल्वियोलाई में कम होती जा रही है, गैस ब्लड में ज़्यादा होती जा रही है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करना आपके लिए मुश्किल होता है। इसी वजह से आपको क्या करना होता है, अब जिसका भी ब्लड बाय गैस कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका मैक भी बहुत लेट डेवलप होगा, इक्विलिब्रियम बहुत लेट डेवलप होगा, इंडक्शन बहुत स्लोअर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस इंडक्शन को तेज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो इनिशियल जो हम एडमिनिस्टर कर रहे थे क्या था वो, हमारा परसेंट बाय वॉल्यूम जो हम एडमिनिस्टर कर रहे थे वो हमने ज़्यादा करना है। तो आपके लिए नीचे रेफरेंस दी हुई है, सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड हेलोथेन की सबसे ज़्यादा है, फिर आइसोफ्लोरेन, फिर सेवोफ्लोरेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर डेसफ्लोरेन। यानी सबसे पहले इंडक्शन इसकी होगी, फिर इसके ज़रिए से होगी, फिर इसके ज़रिए से, फिर ये और ये। सबसे ज़्यादा परसेंट बाय वॉल्यूम किसकी रिक्वायर्ड होगी? हेलोथेन, देन आइसोफ्लोरेन, देन सेवोफ्लोरेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन डेसफ्लोरेन। ठीक है। इस तरतीब से आपने ये बात, आप लोग वीडियो को रिवर्स कर लें, अगर समझना है तो इसको रिपीट कर लें, सुन लें दोबारा से। ठीक है। अपटेक पे मज़ीद कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? सबसे पहला तो हमारा हो गया जनाब आलिस, वॉशिंग हो गया, दूसरा
अपटेक हो गया जिसमें सॉल्युबिलिटी सबसे पहले है। फिर अपटेक में नेक्स्ट जो चीज़ है वो कार्डिक आउटपुट है और एल्विलर वीनस पार्शियल प्रेशर है एंड देन वॉश आउट है। ठीक है। वॉश इन में पार्शियल प्रेशर लंग्स से गैस का ब्लड में जाना, डिफ्यूज होना, ये वो वाला पार्शियल प्रेशर था। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ये वीन से, वीनस ब्लड सप्लाई से वेस्ट गैसेस का, वेस्ट एनेस्थेटिक गैसेस का वापस एल्विलाई में जाना। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो हैं वो ट्रैवल करेंगी, एल्विलाई से पिक होंगी। ठीक है, एल्विलाई से क्या होंगी, पिक होंगी। लेकिन आपका इक्विलिब्रियम स्लोअर हो जाएगा, इंडक्शन भी स्लोअर हो जाएगी। एल्विलाई टू वीनस पार्शियल प्रेशर में क्या होगा कि अगर वीन में वेस्ट गैसेस ज़्यादा हैं, द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल एनेस्थेटिक डिलीवरी एंड अपटेक वो क्या है, एल्विलर टू वीनस पार्शियल प्रेशर। कोई सिवियर लंग डिजीज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इन दोनों को, ये बॉटनी है ये बोथ है, एल्विलर और वीनस पार्शियल प्रेशर को इक्वल कंसिडर करते हैं। वीन का क्या काम है, वो टिश्यूज को गैस डिस्ट्रीब्यूट कराता है। ठीक है। जब भी आप ब्लड आ रहा है वीन में, तो वीन सारे की सारी गैस टिश्यूज को दे देता है, तो आपके ब्लड में, वीनस ब्लड में बहुत कम जो है एनेस्थेटिक गैस रह जाती है। जब वीन में एनेस्थेटिक गैस कम है तो वो तो एल्विलाई से मजीद गैसेस को रिसीव करेगा, सो हेंस विल रिसीव मोर गैसेस फ्रॉम एल्विलाई एज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस। अब अगर एल्विलर टू वीनस पार्शियल प्रेशर कम है, यानी एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वीनस में उस गैस का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, तो अपटेक ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है। पार्शियल प्रेशर आप जानते हो कि आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, तीन चार गैसेस हैं, उनमें से किसी उन तीन चारों गैसेस का कंबाइन एक प्रेशर होता है। अब हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर भी है। इस हर एक गैस का जो अपना अपना प्रेशर है इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है। सो एल्विलाई में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है, वीनस में कम है, तो अपटेक ज़्यादा होगी और फास्टर चलता जाएगा। ठीक है। अब हर टिश्यूज़ की कैपेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी फॉर द गैसेस डिफरेंट है, उसी हिसाब से गैस अपटेक भी डिफरेंट होगा। ठीक है, वो आप बुक में देख सकते हो। वॉश आउट क्या होता है, वॉश आउट इज़ द रिवर्स ऑफ वॉश इन। ये क्या होगा कि आपके जो वेस्ट गैसेस हैं वो क्या हो रही हैं, लंग्स के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर जा रही हैं। ठीक हो गया। अब मिनिमम एल्वियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज क्या करती हैं, यंग एज, हाइपरथर्मिया, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ है, स्टिमुलेटिंग ड्रग्स हैं जैसे एम्फेटामीन्स जो हैं वो मैक को इंक्रीज करेंगे। मैक को डिक्रीज क्या क्या करती हैं, ओल्ड एज है, हाइपोथर्मिया है, प्रेगनेंसी है, ओपीआइड यूज़ है, सेडेटिव्स का इस्तेमाल और एक्यूट अल्कोहलिज्म है। ठीक है। क्यों इंक्रीज मैक से मतलब यह है कि आप इन पेशेंट्स में ज़्यादा मैक अचीव करना चाहोगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा दोगे तो ही ज़्यादा मैक अचीव होगा। डिक्रीज मैक के इन लोगों में क्या होता है कि इनका मैक ओल्ड एज में या हाइपरथर्मिया में, सॉरी हाइपोथर्मिया या प्रेगनेंसी में मैक डिक्रीज होता है। मतलब यह है कि आपको लोअर डोजेस देनी होंगी कि पेशेंट को इंड्यूस कर सकें, इंडक्ट कर सकें, एनेस्थेटाइज कर सकें। ओपियाइड या सेडेटिव और अल्कोहल का यूज़ क्या होता है, वो मैक को नॉर्मल एक्यूट अल्कोहल यूज़ की बात कर रहे हैं, क्रॉनिक की नहीं कर रहे। ये क्या करते हैं, ये साइनर्जिस्टिकली काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ओपियाइड, सेडेटिव और अल्कोहल जो है ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है और हमारे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक भी डिप्रेस कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक नहीं देनी, हमने मैक को कम रखना है। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम कम से कम देनी है। ठीक है। बाकी जो ईच इंडिविजुअल मेडिसिन है जनरल एनेस्थेटिक्स में इनहेलेशनल, ये हम अलग सेक्शन पे स्टार्ट करें। ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आपको एक न्यू वीडियो भी अपलोड होने जा रही है। ठीक हो गया।